हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लड़ रही हूँ गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13 तक के यानी कि गद्य खंड के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर के जो भी लेखक है उनका पूरा जीवन परिचय को आप लोग हिंदी में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हुएगा तो आप लोग उसमें देखे होइएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि अर्धनारीश्वर कब लिखा गया था, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि रोज कहानी की नायिका कौन है, या फिर आपसे पूछा जाता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वो किस पाठ के रचनाकार है, लेखक है, या जूठन पाठ जो है वो किस विधा से है, यानी कि जूठन पाठ क्या है। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन सब कहां से पूछा जाता है? जो भी चैप्टर है उनके जो भी लेखक है उनका पूरा जीवन परिचय, जैसे लेखक का जन्म कब हुआ था, उनकी माता का नाम, पिता का नाम, उनकी कौन सी कृति है, यही सब पूछा जाता है। उन्होंने अपनी शिक्षा कहां से उत्तीर्ण किया था, कहां से ग्रहण किया था, यही सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। हिंदी में अधिकतर क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन ही बुक के अंदर से रहता है, जैसे कि कहानी के अंदर से रहता है, या फिर निबंध के अंदर से रहता है, या आंकिक के अंदर से रहता है। नहीं तो अधिकतर क्वेश्चन जो रहते हैं वो कहां से रहते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ लेखक से ही रहते हैं, लेखक परिचय से ही रहता है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को जो गद्य खंड में जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर फर्स्ट जो बातचीत है पहला चैप्टर, और लास्ट चैप्टर जो है शिक्षा जिसके लेखक है जे कृष्णमूर्ति, लास्ट चैप्टर तक जितने भी चैप्टर सभी चैप्टर के जो भी लेखक है उनका पूरा जीवन परिचय आज के वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके 15 से 20 नंबर फिक्स हो जाएंगे, लेकिन 15 नंबर तो कहीं नहीं आपका जाने वाला है। अब ऐसा क्यों बोले कि 15 नंबर कहीं नहीं आपका जाने वाला है, 15 नंबर फिक्स ही हो जाएगा? तो आपको पता होगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? तो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस 100 क्वेश्चन में से 40 से लेकर के 45 क्वेश्चन कहां से रहता है? तो सिर्फ और सिर्फ बुक से रहता है। 40 से 45 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हिंदी के बुक से रहता है। उसके बाद बचे क्वेश्चन जो रहते हैं वो ग्रामर के टॉपिक से रहता है। तो ग्रामर का क्वेश्चन भी आप लोग को ऑलरेडी पिछले वीडियो में करवा रखे, तो उसकी बात इसमें नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ हम लोग हिंदी के बुक की बात करेंगे। तो 40 से 45 क्वेश्चन आपके जो रहते हैं वो कहां से रहते हैं? बुक से रहते हैं। और आपको बनाना कितना रहता है? तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना रहता है। अब अधिकतर क्वेश्चन जो बच्चे का रहते हैं वो क्या बनाते हैं? तो बुक का जो क्वेश्चन होता है वो 40-45, तो बच्चे कोशिश करते हैं कि 40-45 क्वेश्चन जो बुक का यही हम बनाएं, क्योंकि इसमें क्या रहता है? सियोरिटी रहता है, यानी ये तो क्वेश्चन मेरा फिक्स होगा। जैसे पता सबको रहता है कि बातचीत पाठ के लेखक बालकृष्ण भट्ट ही है, तो सबको पता है कि 100% श्योर हो जाएगा। अब क्या होता है, जैसे ग्रामर के टॉपिक में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि इसमें लगाएंगे सही होगा नहीं होगा, इसलिए सभी बच्चे क्या कोशिश करते हैं कि बुक का जो क्वेश्चन है वही 40-45 बना ले, और 5-6 क्वेश्चन जो हो जाएगा मुहावरा या फिर विलोम शब्द वो बना करके काम खत्म कर ले, और 50 नंबर सियोरिटी कर ले। समझ गए ना? तो एग्जाम इस तरह से आपको भी बनाना है ताकि आपके एक भी नंबर हिंदी में कटे नहीं। और हिंदी में आपको टारगेट रखना है कि 95 प्लस आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पीडीएफ आपको दे दिए थे, सब कुछ आपको करवा चुके हैं। अब इतना करवा दिए, इतना आप लोग कर लीजिएगा तो 95 प्लस तो आना ही चाहिए। तो आप लोग भी ला सकते हैं 95। आप लोग भी जो पीडीएफ बताए वो पीडीएफ लेकर के, समझ गए? तो आप लोग उस बात वीडियो उसको पिछले वीडियो में बता चुके हैं किस तरह से पीडीएफ को लेना, समझ गए? अब देखिए 15 नंबर आप किस क्यों बोल रहे हैं कि आपके पक्के हो जाएंगे 20 नंबर? तो ये जो 40 से 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहां से पूछे जाते हैं? तो बुक से पूछे जाते हैं। अभी 40 से 45 में जो 40 क्वेश्चन रहता है ये कहां से रहता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ लेखक परिचय से रहता है, और गद्य खंड और काव्य खंड दोनों से रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा एक चैप्टर से लेकर के 13 चैप्टर तक के गद्य खंड के जितने चैप्टर उसके सभी लेखक परिचय को देख लेंगे। तो 15 नंबर तो आपको कहीं नहीं जाने वाला है। हो सकता है आपको 20 नंबर भी आज की इस वीडियो से आ जाए, लेकिन 15 से 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं। तो ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर फर्स्ट की ओर, और पहला चैप्टर फर्स्ट से जो है पहला चैप्टर वहां से शुरू करते हैं, समझ गए? तो पहला चैप्टर है हमारा बातचीत। अब बातचीत चैप्टर जो है क्या? तो बातचीत चैप्टर जो एक निबंध है। पूछा जाएगा कि बातचीत की विधा क्या है? तो बातचीत याद रखिएगा निबंध है। अब इस निबंध के लेखक कौन है? चैप्टर फर्स्ट बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जो है चैप्टर फर्स्ट बातचीत जो है इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। अब बालकृष्ण भट्ट के बारे में देख लेते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जो इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1914 को बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान का है, जन्म तो समझ गए कब हुआ था? 23 जून 1844 को। अब ये जन्म इनका हुआ कहां पर था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था और पिता का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम था पार्वती देवी और पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। एक और चीज आप लोग याद रखिएगा कि इनके पिता क्या थे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया था कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या करते थे। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे वो पेशे से व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे। और बालकृष्ण भट्ट किस युग के थे? तो ये भारतेंदु युग के थे। इतना आप लोग याद रखते हैं। 2 नंबर आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो गए, समझ गए? चैप्टर फर्स्ट से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और यही सब पूछा जाएगा। चैप्टर फर्स्ट है हमारा बातचीत, जो कि एक निबंध है। लेखक है बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। मृत्यु हुई थी 20 जुलाई 1914 को। जन्म स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। माता का नाम है पार्वती देवी और पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। और ये किस युग से? तो भारतेंदु युग से। और इनके पिता जो थे, जो कि बेनी प्रसाद भट्ट, एक पेशे से क्या थे? तो व्यापारी थे। एक और क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा और आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट के क्या माता ने उनकी मन में क्या किया था? तो अध्ययन करने का जो लालसा होता है, रुचि होता है, उसी को जगाया था। या फिर पूछा जाएगा कि अध्ययन और करने की रुचि और लालसा को बालकृष्ण भट्ट के मन में किसने जगाया था? तो उनकी माता जो थी पार्वती देवी, इन्होंने जगाया था। चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं चैप्टर 2 की ओर।
और चैप्टर 2 है हमारा उसने कहा था, जो कि क्या है तो एक कहानी है। इस कहानी के लेखक कौन है तो चंद्र शर्मा गुलेरी है। उसने कहा था कहानी लिखी कब गई थी तो 1915 में उसने कहा था कहानी लिखी गई थी। अब चंद्र शर्मा गुलेरी के बारे में देखते हैं। तो चंद्र शर्मा गुलेरी जो है इनका जन्म कब हुआ था तो 7 जुलाई 1883 को चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। मृत्यु हुआ था इनका 12 सितंबर 1922 को। और जन्म स्थान यानी कि जो जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को, तो कहाँ पर हुआ था तो जन्म जयपुर राजस्थान। राजस्थान आप लोग जानते हो राजस्थान की राजधानी का है जयपुर, यहीं पर इनका जन्म हुआ था चंद्र शर्मा गुलेरी का। अब आप लोग देखते होंगे जैसे कि किसी का जन्म होता है, अब किसको रहता है बिहार से रहने वाला, रहता है बहुत दिन से दिल्ली में, तो उसका जन्म होता है, उसके बेटे का जन्म होता है, बेटी का जन्म होता है, तो कहाँ पर उसका जन्म होता है तो दिल्ली में रहता है या मुंबई में रहता है, वहाँ पर जन्म होता है। वैसे ही चंद्र शर्मा गुलेरी जो थे ये रहने वाले कहाँ के थे तो ये हिमाचल प्रदेश के थे, जो कि जिला कांगड़ा में पड़ता है। और गुलेर इनके गांव का नाम था। गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले कौन थे तो चंद्र शर्मा गुलेरी थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था तो जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। अब इनके पिता का नाम क्या था तो चंद्र शर्मा गुलेरी जो थे इनके पिता का नाम था पंडित शिवराम। और ये किस युग से थे तो द्विवेदी युग से थे चंद्र शर्मा गुलेरी। और एक और चीज आप लोग याद रखिएगा कि चंद्र शर्मा गुलेरी जो थे सिर्फ और सिर्फ 3 ही कहानियां लिखे थे, कोई ज्यादा कहानी नहीं। तीनों कहानी आप लोग को याद हो जाएगा और कब लिखा गया था वो भी आप लोग याद कर लीजिए। चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहला तो है सुखमय जीवन जो कि चंद्र शर्मा गुलेरी लिखे थे और 1911 में लिखे। दूसरा है बुद्ध का कांटा, ये लिखे थे 1911 में चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा। और उसने कहा था कहानी जो कि आपका चैप्टर है ये कब लिखा गया था तो 1915 में लिखा गया था। ये 3 ही कहानियां चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया और ये 3 ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तीनों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चैप्टर 2 गया हमारा, तो चैप्टर 2 है हमारा उसने कहा था, जो कि कहानियां लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को। मृत्यु हुई थी 12 सितंबर 1922 को। जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान में। मूल निवास इनका है गुलेर नामक ग्राम, जिला जो कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। पिता का नाम है पंडित शिवराम और ये किस युग के हैं तो द्विवेदी युग के। और उनकी कहानियां 3 ही है। तीनों कहानियां का नाम आप लोग याद रखिएगा, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था कहानी। उसने कहा था कहानी 1915 में लिखी गई थी। सुखमय जीवन और बुद्ध का कांटा जो 1911 में दोनों लिखा गया था। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। चैप्टर 2 आपका कंप्लीट होता है। चैप्टर 3 की ओर बढ़ते हैं और चैप्टर 3 हमारा संपूर्ण क्रांति। अब इस संपूर्ण क्रांति है क्या तो संपूर्ण क्रांति जो एक भाषण है और इस भाषण के लेखक कौन है, संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक कौन है तो जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक हैं। अब जयप्रकाश नारायण के बारे में देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, कहां पर हुआ था तो 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। 8 अक्टूबर 1979 को इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जन्म स्थान जो है कहां पे तो सीताब दियारा गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम था जयप्रकाश नारायण के माता का नाम था फूलन रानी देवी और पिता का नाम था हर्षु दयाल। पत्नी का नाम था प्रभावती देवी और इनका पुकार का नाम बचपन में इनको पुकार का नाम क्या था तो जयप्रकाश नारायण के बचपन में पुकार का नाम था बाउल। और जैसे ये बड़े हो गए जयप्रकाश नारायण तो इनको लोकनायक के नाम से या फिर जेपी के नाम से इनको जाने लगा या फिर ये प्रसिद्ध हो गए थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इतना आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। उसका और आपको क्या याद रखना है क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और हम आपको ऊपर में ही बता देते पूरा आपको कंप्लीट करवाएंगे। चैप्टर 3 तक कंप्लीट करवाएंगे और इसके बाहर से लेखक परिचय में आपको कुछ नहीं आएगा, जो क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा। पूरा आपको कंप्लीट करवाएंगे, इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं सब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हुए चलते हैं। तो 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। पूछा जा सकता है आपसे कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने कब किया था तो 1974 में किया था। भारत रत्न कब दिया गया था जयप्रकाश नारायण को तो 1998 में दिया गया था। और आपसे अगर पूछा जाएगा कि संपूर्ण क्रांति वाला जो भाषण है वो जयप्रकाश नारायण ने कब दिया था और कहां पर दिया था तो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने अपना संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण जो था वो दिया था। समझ गए, याद रखिएगा। चैप्टर 3 क्या हमारा तो चैप्टर 3 है संपूर्ण क्रांति, जो कि एक भाषण है। लेखक है जयप्रकाश नारायण। जन्म हुआ था इनका 11 अक्टूबर 1902 को। मृत्यु हुई 8 अक्टूबर 1979 को। जन्म स्थान है इनका सीताब दियारा गांव में। माता का नाम है फूलन रानी देवी और पिता का नाम है हर्षु दयाल। पत्नी का नाम है प्रभावती देवी और उनके पुकार का नाम बचपन उनके पुकार में प्यार से लोग कहते थे बाउल। बड़े होने पर इनको लोकनायक के नाम से और जेपी के नाम से जाने लगा। 1974 में इन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था और उनको भारत रत्न जो है 1998 में दिया गया था। इन्होंने अपना संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण दिया था 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में। अब बढ़ते अपने चैप्टर 4 की और चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। और चैप्टर 4 है हमारा अर्धनारीश्वर। चैप्टर 4 क्या है तो अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर है क्या पूछा जा सकता है आपसे। अर्धनारीश्वर किस विधा से तो अर्धनारीश्वर एक निबंध है। इस निबंध के लेखक कौन है तो रामधारी सिंह दिनकर जो है ये अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है, निबंध के लेखक है। अब दिनकर जी के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन से कवि जो कवि जो है वो बिहार से हैं तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर ही हैं। तो दिनकर जी का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को और इनकी मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 1974 को। अब इनका जन्म कहाँ पे हुआ था ये तो समझ गए। 23 सितंबर 1908 को दिनकर जी का जन्म हुआ, लेकिन हुआ कहाँ पर था तो सिमरिया बेगूसराय जो कि बिहार में पड़ता है। सबको पता हुआ कहाँ पर पड़ता है सिमरिया बेगूसराय बिहार, यहीं पर इनका जन्म हुआ था दिनकर जी का। अब इनके बारे में और बात करें तो इनकी माता का नाम था मनरूप देवी। याद रखिएगा दिनकर जी की माता का नाम क्या था तो मनरूप देवी था और इनके पिता का नाम था रवि सिंह। पत्नी का नाम था श्यामवती देवी और ये किस युग से थे छायादोत्तर युग से थे। कौन तो दिनकर जी। उसके बाद इनके पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो देखिए इनको पुरस्कार बहुत ज्यादा मिला था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगा हम आपको शुरू में बता दिए थे, जो भी इंपॉर्टेंट होगा आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए 5 और 7 फरवरी के लिए वही सब आपको बता रहे हैं। तो इनको पुरस्कार में और सम्मान मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था।
था और उर्वशी के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये अर्धनारीश्वर पाठ है ये लिखा कब गया था? 1952 में लिखा गया था। और दिनकर जी जो थे राष्ट्र कवि के रूप में भी प्रसिद्ध थे। इतना आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, बस इतना अगर आप लोग याद कर लिए ना 2 नंबर के पक्के हो गए, पक्का में पक्का हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये इस संस्कृति के 4 अध्याय या फिर उर्वशी पर इस दोनों में से एक पूछा ही जाएगा। वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है, जितना आपको करवाने सब इंपॉर्टेंट ही है, तो सबको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो अब बढ़ते हैं अगला चैप्टर की ओर, एक बार फिर से इसको देख लीजिए, रिवीजन आपका हो जाएगा। चैप्टर 4 है अर्धनारीश्वर, जो कि एक निबंध है, लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। जन्म हुआ था इनका 23 सितंबर 1908 को, मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 1974 को। जन्म स्थान है इनका सिमरिया बेगूसराय बिहार में। उनके माता का नाम है मरूप देवी, पिता का नाम है रवि सिंह, पत्नी का नाम है श्यामवती देवी। युग है किस युग से ये दिनकर जी? तो छायादोत्तर युग से। इनको पुरस्कार मिला था संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, और उर्वशी के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अर्धनारीश्वर पाठ जो है, जो कि लेखक रामधारी सिंह दिनकर, चैप्टर 4 हमारा निबंध है, ये कब लिखा गया था? तो 1952 में लिखा गया था। और दिनकर जी जो है राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध है। चैप्टर 4 आपका कंप्लीट हो गया। चैप्टर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो चैप्टर 5 हमारा रोज। और रोज है क्या? तो रोज एक कहानी है, और इस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं कौन? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे जो है ये रोज कहानी के लेखक हैं। अब रोज कहानी के जो लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे, अब इनका जन्म के बारे में देखते हैं। और एक और चीज आपको बता दें, अब कहीं कहीं पर आप लोग अज्ञे देखते होगा, तो अज्ञे से कंफ्यूज नहीं होगा, इनका इस शॉर्ट में नाम है अज्ञे। और आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा सकता है कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे, अज्ञे का पूरा नाम था। अब इनका जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 को, 7 मार्च 1911 को, 7 मार्च 1911 को अज्ञे जी का जन्म हुआ था। मृत्यु हुआ था इनका 4 अप्रैल 1987 को। जन्म स्थान जन्म तो समझ गए 7 मार्च 1911 को हुआ, लेकिन हुआ कहां पर था? तो कसैया कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कसैया कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहीं पर जन्म हुआ था किनका? तो अज्ञे जी का जन्म हुआ था। अब इनका मूल निवास, तो इनका मूल निवास कहाँ था? तो करतरपुर पंजाब में जो अज्ञे इनका मूल निवास था। इनकी माता का नाम था वैंती देवी और इनके पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। और ये किस काल के थे? तो आधुनिक काल के थे। और ये किस वाद से? तो प्रयोगवाद से संबंधित थे। इतना आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, समझ गए ना कि अज्ञे के बारे में आप लोग इस सब अच्छे से याद रखिएगा। और आपको बताते हैं, जो कि जैसे जो पहली कहानी थी इनकी स्काउट पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सब जो भी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए सब आपको करवाएंगे, समझ गए ना? आपको टेंशन नहीं लेना, इतना आप लोग कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे एक चैप्टर 1 से 13 के बीच में कुछ भी पूछा जाएगा तो आपसे छूटने वाला नहीं है, समझ गए? तो पहली कहानी जो है अज्ञे जी को किसमें प्रकाशित हुई थी? तो स्काउट पत्रिका जो इसमें प्रकाशित की गई थी अज्ञे की पहली कहानी, ठीक है। और ये 10 वर्ष की लिखना में ही शुरू कर, 10 वर्ष के जब थे उसी समय से लिखना शुरू कर दिए थे। अगर आपसे जहाँ पूछा जाएगा कि अज्ञे जी कितने वर्ष के थे तब से उन्हें लेखन का काम प्रारंभ कर दिया था, शुरू कर दिया था, आरंभ कर दिया था, तो 10 वर्ष के थे उसी समय से अज्ञे ने अपना लिखना का काम शुरू कर दिया था। इनकी कृति की बात करें तो इनकी कृति बहुत सारी है, सबको याद नहीं रखना, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहे हैं। तार सप्तक जो कि इनके द्वारा लिखा गया था 1943 में, दूसरा सप्तक लिखा गया था 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 में, चौथा सप्तक 1978 में। आप लोग बोलिएगा कि ये याद नहीं हुआ क्योंकि इसमें डेट दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, डेट में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। याद इसलिए करना पड़ेगा कि बहुत सारा था, बहुत सब नहीं लिखे हुए, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखे हुए, इसलिए आप लोग किसी भी तरीके से इसको याद जरूर कर लीजिएगा। इनकी उसके बाद देखिए यहां तक खत्म क्या हो जाता है, तो यहां तक खत्म हो जाता है चैप्टर 5 का जो लेखक है अज्ञे, उनका पूरा जीवन परिचय। अब इस चैप्टर से ना कुछ क्वेश्चन जो रहता है वो चैप्टर के अंदर से भी रहता है, जैसे चैप्टर 5 जो है रोज कहानी कौन है, लेखक कौन है, तो अज्ञे है, तो रोज कहानी जो इस कहानी के अंदर से भी कुछ क्वेश्चन रहता है, तो वो भी क्वेश्चन आपको बता देते हैं ताकि आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटे नहीं। तो रोज कहानी की जो पात्र है उस मालती है। अब मालती है कौन? देखिए अज्ञे जो रहते हैं ना, ये अज्ञे का लेखक रहते हैं और ये अपनी दूर की बहन जो रहती है मालती, उसकी शादी हो जाती है और उसके शादी के 4 साल बाद उसकी यहाँ मिलने जाते हैं। तो मालती कौन रहती है? तो अज्ञे की बहन रहती है मालती, ठीक है। और मालती जो रहती है इसी के पति का क्या नाम रहता है? तो महेश्वर रहता है, ठीक है ना, जो कि बहन के पति रहते हैं। समझ ही गएंगे कि जिसके लेखक जो है, लेखक की बहन के नाम क्या है? तो मालती है। मालती के पति कौन है? तो महेश्वर है। अब इन दोनों का जो बच्चा है, इन दोनों के बच्चा का नाम क्या है? तो टिट्टी, इन दोनों के बच्चा का नाम है, ठीक है। बहन के बच्चा का नाम क्या है? तो टिट्टी है। समझ गए? ये भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है कि रोज कहानी की नायिका का नाम क्या है? तो मालती है। या रोज कहानी की जैसे पूछा जाएगा कि मालती के पति का नाम क्या था? तो महेश्वर था। या फिर पूछा जाएगा मालती और महेश्वर के बच्चे का नाम क्या था? तो टिट्टी था। ये सब आप लोग याद रखिएगा। तो फिर से देख लीजिए चैप्टर 5 हमारा रोज। रोज क्या है? तो कहानियां, लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे। जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को, मृत्यु हुई थी 4 अप्रैल 1987 को। जन्म स्थान है इनका 7 मार्च 1911 को इनका जन्म हुआ था कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। मूल निवास है इनका करतरपुर पंजाब में और इनकी माता का नाम है वैंती देवी और पिता का नाम है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ये किस काल से? तो आधुनिक काल से। और ये किस वाद से? तो प्रयोगवाद से संबंधित है। समझ गए? और इनकी जो पहली कहानी थी, अज्ञे की पहली कहानी प्रकाशित हुई थी स्काउट पत्रिका में और ये 10 वर्ष के जब थे उसी समय से इन्होंने लेखन का काम शुरू कर दिया था। इनकी कृति बहुत सारी है, फिर से बता रहे हैं आप लोग को, लेकिन जितना बताने ये जरूर आप लोग याद कर ही लीजिएगा। तो इनकी पहली कृति थी तार सप्तक, जो कि 1943 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा था 1951 में और तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था 1959 में, चौथा हुआ था 1978 में। इनकी बहन का नाम था मालती, जो कि रोज कहानी की नायिका भी पूछा जा सकता है कि रोज कहानी की नायिका कौन है? तो मालती है। मालती के पति का नाम महेश्वर और इन दोनों के बच्चे का नाम टिट्टी। चैप्टर 5 आपका कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं चैप्टर 6 की ओर। चैप्टर 6 क्या
जाए तो एक लेख और एक पत्र है, और एक लेख और पत्र है तो पत्र से ही पता चला एक पत्र ही होगा, यानी निबंध कहानी एकांकित होगा नहीं, एक लेख और एक पत्र यानी क्या हुआ, तो एक पत्र ही होगा। अब इस पत्र के लेखक कौन है, एक लेख और एक पत्र जो चैप्टर 6 है इसके लेखक है भगत सिंह। भगत सिंह के बारे में देखते हैं तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। ये शहीद कब हो गए थे, तो 23 मार्च 1931 को ये शहीद हो गए थे। अब इनका जन्म स्थान की बात करें तो भगत सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो बग्गा चौक नंबर 105 गुगेरा ब्रांच, वर्तमान समय में इलाहीपुर पाकिस्तान में पड़ता है। तो भगत सिंह जो इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को कहाँ पे हुआ था, तो बग्गा चौक नंबर 105 गुगेरा ब्रांच, जो कि वर्तमान समय में अभी के समय में इलाहीपुर पाकिस्तान में पड़ता है। एक और चीज आपको बता दें कि आपको देखिएगा ना, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, उसमें आप लोग एक चीज नोटिस कीजिएगा, सब ऑप्शन चारों ऑप्शन सेम टू सेम रहेगा, बग्गा चौक नंबर गुगेरा ब्रांच वर्तमान इलाहीपुर पाकिस्तान। लेकिन ये देखिएगा, ये नोटिस कीजिएगा 105 जो होगा 105 4 3 2 1 ऐसे होगा, इसलिए याद रखिएगा 105 सबको, क्योंकि आपसे एग्जाम में जो एग्जामिनर रहता है वो चाहता है कि किसी भी तरह से इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि बच्चे को थोड़ा सा दिमाग जाए घूम जाए और ट्रिक में पड़ जाए कि किस तरह से हो, सेम सब क्वेश्चन तो सेम ही है, इसलिए आप लोग एक एक पॉइंट पे अच्छे तरीके से पढ़ करके उसके बाद एग्जाम में आंसर को लिखिएगा, क्योंकि एक बार आप गोला भर देते हैं उसका आपको कितना मन में आएगा कि इसका आंसर तो ये हुआ, तब कुछ नहीं कर सकते। सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है चलिए काट देते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ कर देते हैं, लेकिन जो गोला भर दीजिएगा एक बार OMR सीट में तो आप उसके बाद कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग याद रखिएगा बग्गा चौक नंबर 105 गुगेरा ब्रांच, जो कि वर्तमान समय में अभी के समय में इलाहीपुर पाकिस्तान में पड़ता है, यहीं पर जन्म हुआ था भगत सिंह का। कब हुआ था, तो वो बता चुके हैं 28 सितंबर 1907 को हुआ था। इनकी पैतृक गांव का नाम था खड़क कला पंजाब। इनकी माता का नाम था विद्यावती देवी। भगत सिंह जो थे इनकी माता का नाम था विद्यावती देवी और पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। इनके भाई का नाम था कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह। पूछा जा सकता है कि भगत सिंह के भाई का नाम था कि क्या नाम था, चार ऑप्शन में रहेगा, चार नाम रहेगा, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह जो थे ये भगत सिंह के भाई का नाम था। इनकी पहली गिरफ्तारी कब हुई थी, तो पहली गिरफ्तारी जो पूछा जाएगा कि भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी, तो अक्टूबर 1926 में भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी हुई थी। इनके पिता के बारे में पूछा जा सकता है और चाचा के बारे में, तो इनके पिता और चाचा जो थे, अब चाचा का नाम था अजीत सिंह, ये किसके सहयोगी थे, तो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे, तो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे भगत सिंह के पिता और चाचा। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंके और गिरफ्तार हुए थे। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि भगत सिंह जो थे वो केंद्रीय असेंबली में कब बम फेंके थे, तो याद रखिएगा डेट 8 अप्रैल 1929 को। और किसके साथ मिलकर फेंके थे, तो बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ मिलकर 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली भवन में बम फेंके थे। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इतना अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो चैप्टर 6 आपका कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 6 है एक लेख और एक पत्र, जो कि एक पत्र है, लेखक है भगत सिंह। जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को, शहादत इनकी हुई थी 23 मार्च 1931 को। जन्म स्थान इनका बग्गा चौक नंबर 105 गुगेरा ब्रांच, वर्तमान समय में जो कि इलाहीपुर पाकिस्तान में पड़ता है। पैतृक गांव का नाम है खड़क कला पंजाब। माता का नाम है विद्यावती देवी और सरदार किशन सिंह। भाई का नाम है कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह। इनकी पहली गिरफ्तारी हुई थी अक्टूबर 1926 में। उसका इनके पिता और चाचा जो थे अजीत सिंह के सहयोगी थे। पिता का नाम भी याद रखिएगा किशन सिंह, सरदार किशन सिंह, और इनके चाचा जो थे अजीत सिंह, ये लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। और इन्होंने बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ मिलकर 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली केंद्रीय असेंबली जो था उसमें बम फेंका था। ठीक है, वो जो बम था उसमें कोई धमाका वाला बम नहीं था, वो सिंपल सा बम था जिससे कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच सके। अब यहाँ तक क्या होता है, चैप्टर 6 आपका कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो चैप्टर 7 क्या हमारा, तो चैप्टर 7 है ओ शदानीरा। और ओ शदानीरा है क्या, पूछा जाएगा ओ शदानीरा है क्या, तो एक निबंध है। लेकिन एक और चीज आपको बता दें, ओ शदानीरा दो निबंध है ही, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में यात्रा वृत्तांत रहे तो आप लोग यात्रा वृत्तांत और निबंध दोनों रहे तो क्या होगा उसका ऑप्शन उसका ए और सी दोनों। क्योंकि क्या हुआ था, निबंध तो है, निबंध की तरह लिखा तो गया था, लेकिन जो ओ शदानीरा लेखक के पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर ये क्या किए थे, गंडक के आसपास के इलाकों में भ्रमण किए थे, यात्रा किए थे, और जो यात्रा के दौरान देखे थे उसी को इस पाठ में लिख दिए थे। इसलिए अगर आपके ऑप्शन में यात्रा वृत्तांत रहता है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा, यात्रा वृत्तांत भी लिख सकते हैं। अगर निबंध रहेगा तो निबंध पहले लगाएगा, यात्रा वृत्तांत रहेगा तो यात्रा वृत्तांत भी लगा सकते हैं। और दोनों रहेगा तो ऑप्शन में ए ऐसा जरूर रहेगा, ए बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए बी दोनों। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं रहेगा, जैसे निबंध रहेगा तो निबंध लगा दीजिए, यात्रा वृत्तांत रहेगा तो यात्रा वृत्तांत लगा दीजिएगा। ठीक है, तो चैप्टर 7 हमारा ओ शदानीरा जो कि एक निबंध है, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को। मृत्यु हुई थी इनकी 14 मई 1978 को। इनका जन्म स्थान 16 जुलाई 1917 को हुआ था शाहजहांपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब इनकी कार्य की बात करें तो जो कि इंपॉर्टेंट है, कार्य तो बहुत सारा किए थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रहता है वही आपको बताते हैं। जैसे इनकी कीर्ति बहुत सारी है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पर आपको बता रहे हैं। इनके कार्य की बात करें तो सन 1944 में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीज रोपण किया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैशाली महोत्सव का बीज रोपण किसने किया था, तो जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। अच्छे से याद रखिएगा। कृति की बात करें तो 1936 में इनको प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी का मंचन और सरस्वती का प्रकाशन किया था इन्होंने 1936 में। भौर का तारा इनके द्वारा लिखा गया था 1946 में। कोणार्क लिखा गया था 1951 में। बंदी लिखा गया था 1954 में। बहुत भी और भी बहुत सारा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही आपको बता रहे हैं। समझ गए। तो चैप्टर 7 क्या हमारा, तो चैप्टर 7 है ओ शदानीरा। ओ शदानीरा जो कि एक निबंध है, लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। जन्म हुआ था इनका 16 जुलाई 1917 को। मृत्यु हुई थी 14 मई 1978 को। जन्म स्थान है इनका शाहजहांपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है।
उसके बाद सन 1944 में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक जो उत्सव वैशाली महोत्सव है उसका बीज रोपण इन्होंने किया था। उसके बाद इनकी कृति की बात करें तो 1936 में प्रथम एकांकी मेरी मास्टरी का मंचन व संस्कृति का प्रकाशन किया था। भौर का तारा 1946 में, कोणार्क 1951 में और बंदी 1954 में इन्होंने लिखा था। यहाँ तक आपका कंप्लीट क्या होता है, तो चैप्टर 7 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब चैप्टर की 8 की बात करें तो चैप्टर 8 है हमारा सिपाही की माँ, जो कि एक एकांकी है जिसके लेखक है मोहन राकेश। मोहन राकेश की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को। मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 3 दिसंबर 1972 को। अब इनके जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो जांडी वाली गली अमृतसर, जो कि पंजाब में पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। तो मोहन राकेश का जन्म हुआ था। अब मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था, तो मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन मुगलानी। यहाँ तक कंप्लीट क्या होता है, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है चैप्टर 8 के जो लेखक है सिपाही की माँ, जिसके लेखक है मोहन राकेश, एकांकी एक चैप्टर है। यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है चैप्टर 8 के लेखक पर। समझ गए। अब एक और चीज आपको याद रखना है, इस चैप्टर से ना आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो कुछ पात्र है कहानी के एकांकी के जो कुछ पात्र है उससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो वो भी आपको बता देते हैं। तो बिस्नी रहते हैं, देखिए एक बिस्नी रहते हैं, बिस्नी का बेटा रहता है मानक, और मानक अब बिस्नी एक इस माँ का नाम है, मानक की माँ का नाम है, तो बिस्नी के बेटा रहता है मानक और इसकी मुन्नी रहती है इसकी बेटी। मानक क्या करता है, युद्ध में लड़ाई पर गया रहता है और इसी की प्रतीक्षा कौन करती है, तो बिस्नी और मुन्नी प्रतीक्षा करती है। बिस्नी इसलिए प्रतीक्षा करती है कि मानक जल्दी से युद्ध पर से लौटेगा, अपनी मुन्नी की हाथ पीले करेगा, यानी कि इसकी शादी करेगा। तो समझ गए, बिस्नी कौन था, मानक कौन था, यार पूछा जाएगा कि बिस्नी किस एकांकी की पात्र है, तो याद रखिएगा जो सिपाही की माँ एकांकी इसकी कौन पात्र है, तो बिस्नी है। समझ गए। उसके बाद मुन्नी के याद रखिएगा, मुन्नी जो है इसकी बेटी है और मानक जो बिस्नी का बेटा है। समझ गए। अब आपसे एग्जाम पूछा जाएगा, समझ गए ना, कि एक सिपाही के माँ एकांकी में बिस्नी का पड़ोसन कौन रहता है, याद रखना है आपको, कुंती रहती है। ठीक है, कुंती जो है बिस्नी की पड़ोसन रहती है। समझ गए। इतना आपका चैप्टर 8 कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर 9 की ओर, और चैप्टर 9 है हमारा प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज है क्या, तो प्रगीत और समाज जो एक निबंध है। अब इस निबंध के लेखक कौन है, तो नामवर सिंह है। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, 28 जुलाई 1927 को नामवर सिंह का जन्म हुआ था। माता का नाम था इनकी वागेश्वरी देवी और पिता का नाम था नांगर सिंह। आपसे पूछा जाएगा कि जो इनके पिता थे, किनके पिता, तो नामवर सिंह के पिता, ये पेशे से क्या थे, तो एक शिक्षक थे। समझ गए। और ये क्वेश्चन आपको लोग कहिएगा, तो ये तो क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था और 23 में पूछा गया था। जन्मस्थान की बात करें तो इनका जन्म हुआ था जीयनपुर वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे। इनकी वृत्ति की बात करें तो देख लीजिए, जो नामवर सिंह है, इनकी वृत्ति की बात करें तो 1959 से 1960 में सागर विश्वविद्यालय में इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम किया था। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम पूछा जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जो ये है काम कब से कब तक किए थे, तो 1959 से 1960 तक किए थे। और सम्मान की बात करें तो 1971 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कविता के नए प्रतिमान पर। आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि कविता के नए प्रतिमान के लिए 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था, तो नामवर सिंह को मिला था। कब मिला था, 1971 में मिला था। और इनकी कृति की बात करें तो इनकी कृति भी बहुत सारी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही आपको बताएंगे। तो दूसरी परंपरा की खोज, वाद जो कि आलोचनात्मक निबंध है, ये सब किनकी कृति है, तो नामवर सिंह की कृति है। यहां तक कंप्लीट क्या होता है, आपका चैप्टर 9 कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 9 है हमारा प्रगीत और समाज, जो कि एक निबंध है। लेखक है नामवर सिंह। जन्म हुआ था इनका 28 जुलाई 1927 को। माता का नाम है वागेश्वरी देवी, पिता का नाम है नांगर सिंह। नांगर सिंह जो कि पेशे से एक शिक्षक है इनके पिता, और इनका जन्म स्थान है जीयनपुर वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनकी वृत्ति की बात करें तो 1959 में 1960 में इन्होंने सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य किया था। सम्मान की बात करें तो 1971 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कविता के नए प्रतिमान के लिए। देखिए जितना आपको लिखा बता रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, जितना आपको बता रहे हैं सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसको कर लेते हैं तो आपके 20 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। अगर आपके 15 से 20 नंबर इसके, कम से कम 15 नंबर इस जितना आज वीडियो में बताया, इतना इससे नहीं आना तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हमको बताइएगा। जिस दिन एग्जाम देखा है सबसे पहले हमको ही बताइएगा। समझ गए ना। और 15 नंबर का जितना बता रहे इससे अगर आप लोगों को नहीं आए तो, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा, लेखक परिचय से। और लेखक परिचय में जो भी इंपॉर्टेंट है सब आपको बताते हुए जा रहे हैं। तो उसके बाद कृति की बात करें तो दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद और आलोचनात्मक निबंध जो कि ये लिखा गया था नामवर सिंह के द्वारा। समझ गए। यहाँ तक क्या कंप्लीट होता है, तो चैप्टर 9 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते अपने चैप्टर 10 की ओर, और चैप्टर 10 से हमारा चैप्टर 10 हमारा जूठन है क्या, तो एक आत्मकथा है। आत्मकथा आप लोग सुनते तो कई बार होंगे, लेकिन आत्मकथा होता क्या है, तो आत्मकथा जो होता है जो अपने जीवन के बारे में जो लिखा जाए वही क्या होता है, आत्मकथा होता है। तो आत्मकथा किसकी आत्मकथा है जूठन, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। और इसके लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। समझ गए ना। चैप्टर 10 है जूठन के जो है एक आत्मकथा, और इसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में बात करते हैं तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था 30 जून 1950 को। 30 जून 1950 को ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। जन्म स्थान है इनका, जन्म हुआ था इनका बरला मुजफ्फरनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। माता का नाम था इनकी मुकुंदी देवी और पिता का नाम था इनका छोटन लाल। और जो यहाँ तक कंप्लीट होता है। और इसके बाद और हाँ, इसके बाद ये आपको बता देते हैं। हाँ, तो इसके बाद यहाँ तक जो था ये थोड़ा लेखक परिचय से नहीं, ये आपको जो आत्मकथा उसके अंदर से है। समझ गए ना, ये उसके अंदर से, ये लेखक परिचय से नहीं है। तो देखिए हेड, इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा कि जूठन पार्ट में हेडमास्टर का नाम क्या रहता है, तो कली राम रहता है। एक और चीज आपको बता दें, यहाँ पर देख रहे हैं कली राम लिखा हुआ, काली राम नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ऑप्शन जो रहेगा उसमें कली और काली दोनों रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि हेडमास्टर का नाम कली रहता है कि काली नाम रहता है।
याद रखना जूठन पाठ में जो हेडमास्टर रहता है उसका नाम क्या रहता है, तो कालीराम नहीं रहता है, कलीराम रहता है। और पिता जो है प्यार से लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो पिताजी थे बचपन में इन्हें प्यार से मुंशी जी कहते थे। ये था आपके जो आत्मकथा उसके अंदर का क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर लिख दिया, समझ गए। अब इनके सम्मान की बात करें, इनको कौन कौन सा सम्मान दिया गया था ओम प्रकाश वाल्मीकि को, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993। ये याद रखते हैं 1 2 3 4 याद रखते हैं, आपके 1 नंबर या 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे, बस 4 याद रखिए, 2 नंबर आपके फिक्स है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में उनको दिया गया था, प्रवेश सम्मान 1995 में दिया गया था, जयश्री सम्मान 1996 में दिया गया था, कथाक्रम सम्मान 2000 ईस्वी में दिया गया था। सबको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और आपको बता देते हैं इनकी जो कीर्ति थी, कीर्ति भी बहुत सारी थी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही आपको बता रहे हैं। जूठन तो आपको सबको पता ही होगा, जूठन के जो कि आत्मकथा लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। सलाम घुसपैठिए ये कहानी संग्रह जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। सदियों का संताप बस बहुत हो चुका, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखिएगा, सदियों का संताप ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब और नहीं इंपॉर्टेंट है कविता संकलन है जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। और दलित साहित्य का सौंदर्य सा, ये तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में 2009 से लेकर के 2009 से लेकर के 2023 तक के बीच में 9 8 ये कम से कम 6 से 7 बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, सेम यही क्वेश्चन कि दलित साहित्य के सौंदर्य साथ के लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, समझ गए ना। उसके बाद महाराष्ट्र में मेघदूत नामक जो नाट्यशास्त्र संस्था थी उसको स्थापित किसने किया था, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किया था। अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ ये जो था नीचे में रहना चाहिए लेकिन यहाँ पर ऊपर में आ गया था, तो ऊपर में आपको बता दिया कि जो आत्मकथा है उसके अंदर जो हेडमास्टर आता है उसका नाम रहता है कलीराम, काली नहीं कलीराम, और पिताजी प्यार से लेखक को मुंशी जी कहते थे। तो चैप्टर 10 है हमारा जूठन जो कि एक आत्मकथा, लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि, जन्म हुआ था 23 जून 1950 को, जिनका जन्मस्थान कहाँ पे, तो बड़ला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम है मुकुंदी देवी, माता का नाम है मुकुंदी देवी और पिता का नाम है छोटनलाल। हेडमास्टर जो रहता है इस चैप्टर में उसका नाम रहता है कलीराम और पिताजी इनको प्यार से मुंशी जी कहते थे। सम्मान की बात करें तो इनको सम्मान मिला था डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में, प्रवेश सम्मान 1995 में, जयश्री सम्मान 1996 में, कथाक्रम सम्मान 2000 ईस्वी में। कहानी की इनकी कहानी संग्रह और कविता संग्रह की बात करें तो जूठन जो कि एक आत्मकथा लिखा गया था ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। सलाम घुसपैठिया जो कि कहानी है लिखा गया था ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। सदियों का संताप लिखा गया था ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा, बस बहुत हो चुका अब और नहीं, ये सब है कविता संकलन जो कि लिखा गया था ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। दलित साहित्य का एक सेकंड, ये सदियों का संताप है, ये क्या है, तो कविता संकलन, ये कहानी नहीं है। सलाम घुसपैठिया ये कहानी संग्रह, सदियों का संताप बस बहुत हो चुका अब और नहीं, ये क्या, तो एक कविता संग्रह जो कि लिखा गया था ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। दलित साहित्य का सौंदर्य साथ आलोचनात्मक निबंध है जो कि लिखा गया था, आलोचनात्मक ये निबंध है, निबंध छूट गया, लिखिए याद रखिएगा। दलित साहित्य का सौंदर्य साथ है ये निबंध है जो कि निबंध है, ये लिखा गया था आलोचनात्मक निबंध, ये लिखा गया था ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। महाराष्ट्र में इन्होंने मेघदूत नामक नाट्यशास्त्र की स्थापना किया था ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। यहाँ तक क्या कंप्लीट होता है आपका 10 चैप्टर कंप्लीट होता है। अब बढ़ते अपने 11 चैप्टर की ओर, बस 3 चैप्टर और बचा हुआ है। वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहेगा, पूरा देख लीजिए। 15 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला, 15 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाला। 20 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है लेकिन आप लोग कम से कम 15 नंबर तो आपके पक्के में पक्के हैं, समझ गए। 20 नंबर का भी इसी से पूछा सकता है। और अगले इसके ये जो कंप्लीट हो जाएगा 13 चैप्टर, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको क्या करवा देंगे, नेक्स्ट वीडियो आप लोग को पूरा जो काव्य खंड है उसके जितने लेखक है वो पूरा करवा देंगे। तो 20 20 40 पूरा आपको 40 या 35 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो 2 वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन बनाना कितना है, 50 क्वेश्चन बनाना है, दोनों वीडियो देखिए आपका कंप्लीट हो गया। 15 से 15 30 35 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इस 2 वीडियो से। उसके बाद आपको क्या करना है, जो थोड़ा मोड़ा मुहावरा वो सब आपको बता चुके हैं, लेकिन मुहावरा पर्यायवाची 2 4 5 ये बना दीजिएगा, 2 4 5 पर्यायवाची 2 4 मुहावरा, ऐसे करके आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट। तो आप लोग को स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ रहे हैं, आएगा नहीं आएगा कुछ भी पढ़ रहे हैं। जैसे आप लोग बहुत सारे बच्चों को संधि विच्छेद समझ में नहीं आता है, समाज समझ में नहीं आता तो लगे हुए हैं उसी को समझने हुए, नहीं समझ में, फिर उसको वीडियो पर वीडियो देख रहे हैं, किताब पर किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी गलत हो रहा है। तो ऐसा नहीं करें, नहीं आ रहा है समझ में, छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन आएगा, बनाना आपको 50 ही है। इसलिए आपको जो भी समझ में नहीं आया हिंदी में, जो भी टॉपिक, जैसे संधि विच्छेद किसी को समझ में नहीं आता है, किसी को उपसर्ग पढ़ते हैं, उससे तो बहुत ईजी है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको बस टाइम नहीं है कि आप लोग बैठ के उसको समझने के लिए बैठिएगा। जो समझ में नहीं आया हिंदी में उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन 100 रहेगा, बनाना आपको 50 ही है, समझ गए ना। 100 में से 50 बनाया तो आप लोग बुक बना सकते हैं। देखते होंगे मूल्योम शब्द, उसके बाद पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, ये सब बहुत ही ईजी रहता है। उपसर्ग पढ़ते ये सब बहुत ही ईजी रहता है। इस सब को आप लोग बना लीजिएगा, आपके 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। और 60 70 क्वेश्चन ही बनाने, एक और आपको बता दें कि आप लोग सोच रहे होंगे कि 100 क्वेश्चन आएगा, हम लोग क्या करेंगे 1 से लेकर के 100 तक बना देंगे, जो हमारा सही होगा वही 50 चेक होगा। नहीं, अगर आप लोग 1 से 100 तक बनाते हैं तो 1 से लेकर के 50 तक ही आपका चेक होगा। इसके बीच में जो सही हुआ तो सही हुआ, 51 से लेकर के 100 तक जो सही भी होगा वो चेक नहीं होगा। इसलिए आपको केवल और केवल 50 ही क्वेश्चन बनाना है। 1 से लेकर के 100 तक जो हमारा सीट रहेगा उसमें कोई भी आप लोग 50 ही गोला भरिएगा। अगर आप लोग सोचते होंगे कि 100 गोला भर लेते हैं, जो सही होगा सही होगा, जो गलत होगा उसको छोड़ देगा, नहीं। तो अगर सब भर देते हैं तो कोई आपका क्या होगा, 1 से लेकर के 50 तक चेक होगा। 50 के बाद आप लोग कितना सही बना, 1 से 50 तक अगर आपका एक भी नहीं सही होगा
होता है। 51 से लेकर के 50 तक सब सही है, तो आपका एक से 50 तक काउंट किया जाएगा, एक भी आपका सही नहीं होगा, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ 50 ही गोला भरना है, समझ गए ना। अब चैप्टर 11 देखते हैं, और चैप्टर 11 हमारा हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन है क्या, तो एक डायरी है। उस डायरी के लेखक कौन है, तो मलियज है। मलियज के जन्म कब हुआ था, तो 1935 में मलियज का जन्म हुआ था। निधन हुआ था इनका 26 अप्रैल 1982 को। इनका मूल नाम क्या था, तो भरत जी श्रीवास्तव मलियज का मूल नाम था। इनकी माता का नाम था प्रभावती देवी, और इनकी माता का नाम था प्रभावती देवी, और पिता का नाम था त्रिलोकीनाथ वर्मा। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो महुई आजमगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर इनका मलियज का जन्म हुआ था। वृत्ति की बात करें तो 1964 में इन्होंने कृषि मंत्रालय भारत सरकार में अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में नौकरी किया था। उसके बाद इनकी कृति की बात करें तो जख्म कविता जो कि जख्म पर धूल 1971 में लिखा गया था, किसके द्वारा, तो मलियज के द्वारा। उसके बाद आलोचनात्मक जो कुछ निबंध था वो सब याद रखिएगा। कविता के साक्षात्कार जो कि 1979 में लिखा गया था। संवाद और एकाल्प लिखा गया था 1984 में। रामचंद्र शुक्ल ये लिखा गया था 1987 में। सबको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, समझ गए। उसके बाद एक बार फिर से देख लीजिए चैप्टर 11 यानी कि 11 हंसते हुए मेरा अकेलापन। लेखक है इसके कौन, तो मलियज है, और ये है क्या, हंसते हुए मेरा अकेलापन, तो एक डायरी है। और इनका जन्म हुआ था 1935 में, निधन हुआ था 26 अप्रैल 1982 को। मूल नाम इनका भरत जी श्रीवास्तव, माता पिता का नाम इनका प्रभावती देवी, त्रिलोकीनाथ वर्मा। इनका जन्मस्थान जो है महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। वृत्ति की बात करें तो 1964 में इन्होंने यानी कि क्या काम किया था, समझ गया। तो 1964 में इन्होंने कृषि मंत्रालय में भारत सरकार की अंग्रेजी पत्रिकाओं का संपादकीय विभाग में नौकरी किया था। उसका इनकी कृति जो जितना कृति बता, देखिए कृति बहुत सारा रहता है, लेकिन सब कृति जो इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। जो इंपॉर्टेंट है वही आपको बता रहे, इसलिए आपको एक भी छोड़ना, ऐसा नहीं कि छोड़ देते हैं नहीं भी कहीं आएगा, नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहे, इसलिए आपको सब याद करना ही है, जैसे भी कीजिए लेकिन याद करना है। इनकी कृति है जख्म पर धूल 1971 में लिखा गया था, जो कि आलोचनात्मक निबंध है। कविता के साक्षात्कार 1979 में लिखा गया था। संवाद और एकाल्प 1984 में। रामचंद्र शुक्ल 1987 में। यहाँ तक क्या कंप्लीट होता है, तो चैप्टर 11 आपका कंप्लीट होता है। अब बचा कितना, गद्य खंड में आपका बचा 2 चैप्टर, बस 2 चैप्टर कीजिए, उसका ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें कि करेंगे काव्य खंड को, ठीक है। जो चैप्टर 12 यानी कि चैप्टर 12 हमारा तिरछ। तिरछ है क्या, तो तिरछ एक कहानी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि तिरछ किस प्रकार की कहानी है, तो तिरछ जो है उत्तर आधुनिक त्रासदी कहानी है। किस तरह की है, तो उत्तर आधुनिक त्रासदी कहानी है तिरछ। अब तिरछ के लेखक कौन है, तो उदय प्रकाश जो है तिरछ के लेखक है। तिरछ के जो लेखक है उदय प्रकाश। इनकी माता का नाम क्या है, तो गंगा देवी और प्रेम कुमार सिंह इनकी माता पिता का नाम। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तो उदय प्रकाश इनके माता और पिता का नाम क्या था, तो गंगा देवी और प्रेम कुमार सिंह उदय प्रकाश की माता पिता का नाम था। अब इनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने BSc किया था, हिंदी विषय से किया था, और सागर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से किया था। आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि उदय प्रकाश जो है इन्होंने BSc MA कहां से किया था और किस विषय से किया था। इन्होंने BSc किया था, BSc तो जानते होंगे साइंस से करते हैं, और MA इन्होंने हिंदी विषय से किया था। कहां से किया था, तो सागर विश्वविद्यालय जो कि सागर मध्य प्रदेश में, वहीं से उदय प्रकाश ने अपना BA और MA कब किया था, ठीक है। अब इनके जन्मस्थान की बात करें तो सीतापुर अनूपपुर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां पर उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। इनकी भी कृति बहुत सारी, इनकी कृति तो आधा पेज का है, समझ लेकिन आधा पेज आपको याद नहीं करता। ये जो 4-5 है ये आप लोग याद रखेगा। दरियारी घोड़ा, तिरछ, पॉल गेमड़ा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, अड़ेवा पड़ेवा, ये क्या है, तो ये ये जो है तिरछ पाठ के जो लेखक है उदय प्रकाश, इनकी ये कृति है। लेकिन आपको कृति की बात है तो इनकी कृति आप लोग के बुक में देखिएगा पूरा आधा पेज में दिया हुआ। आप लोग के पास अगर 2 दिन में टाइम होगा, 2 दिन अगर 3 दिन बचा हुआ है, 2 दिन अगर पूरा उसको भी दे देते हैं याद करने में, फिर भी आपसे याद नहीं होगा कि उसमें इतना डेट है, कब क्या हुआ था, लेकिन वो सब आपको करना नहीं है। बस जो बोले इतना आप लोग कीजिए, बस आपका काम बन जाएगा, समझ गए ना। अब यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है आपका चैप्टर 12। चैप्टर 12 में हमारा तिरछ चुके कहानी, लेखक है उदय प्रकाश। इनकी माता का नाम था गंगा देवी, पिता का नाम था इनके प्रेम कुमार सिंह। शिक्षा इन्होंने BSc किया था और इन्होंने MA किया था। MA इन्होंने हिंदी विषय से किया था। पूछा जाएगा उदय प्रकाश ने MA किस विषय से किया था, तो हिंदी विषय से किया था। और कहां से किया था, तो सागर विश्वविद्यालय जो कि सागर मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहीं से उदय प्रकाश ने अपना क्या किया था, BSc किया था, यानी कि BA और MA किया था, समझ गए। उसके बाद जन्मस्थान इनका जन्म हुआ था उदय प्रकाश का सीतापुर अनूपपुर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। उनकी कृति बहुत सारी है, लेकिन बहुत सारा नहीं याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट है वही आपको बता रहे हैं। दरियारी घोड़ा, तिरछ, पॉल गमड़ा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, अड़ेवा पड़ेवा, ये सब किसकी कृति है, तो उदय प्रकाश की कृति है। पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि पीली छतरी वाली लड़की किसकी कृति है, या पूछा जाएगा 4 ऑप्शन लिखा रहेगा, 4 कृति का नाम पूछा जाएगा, उदय प्रकाश की कौन सी कृति है, तो पीली छतरी वाली लड़की जो है उदय प्रकाश की कृति है, समझ गए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और एक और चीज़ आपको बता देते हैं, जैसे अगर आपके ऑप्शन में पीली छतरी वाली लड़की लिखा हुआ है, उसके बाद आपको लिखा हुआ है अड़ेवा पड़ेवा, 2 और ऐसा ऑप्शन लिखा हुआ है जो कि आपको नहीं पता है कि उदय प्रकाश द्वारा लिखा गया कि नहीं लिखा गया। वैसे तो बहुत सारा, उतना आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि आपसे उतना याद नहीं हो पाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर 1 और 2 अगर उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया तो तीसरा तो भी उदय प्रकाश के द्वारा लिखा होगा, और चौथा में होगा ऑल ऑफ दिस यानी कि इनमें से सभी। आप लोग क्या लगे, इनमें से सभी। अगर एक कोई नहीं भी पता हो तो आप लोग लगा सकते, 2 तो लिखा गया उदय प्रकाश के द्वारा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इनमें से सभी होगा। इसलिए अधिकतर क्वेश्चन में जिसमें लिखा होगा इनमें से सभी, उसका आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनमें से सभी
उसका आंसर आता है। 99% केस में जो क्या रहता है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन में इनमें से सभी रहता है, वो इनमें से सभी ही होता है। बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर को, और ये लास्ट चैप्टर भी हमारा चैप्टर है 13। चैप्टर 13 क्या है, चैप्टर 13 क्या है, तो शिक्षा है। शिक्षा क्या है, तो शिक्षा शास्त्र भी है, और शिक्षा शास्त्र भी कहीं पर आपको मिल सकता है, निबंध भी कहीं आपको मिल सकता है। तो आप लोग निबंध भी लिख सकते हैं, यानी शिक्षा शास्त्र भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा कि शिक्षा क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा निबंध भी है ऑप्शन में रहे, तो अगर ऑप्शन नहीं रहे शिक्षा शास्त्र है तो शिक्षा शास्त्र भी रख सकते हैं। समझ गए। चलिए, अब शिक्षा पाठ के लेखक कौन है, तो जे कृष्णमूर्ति शिक्षा पाठ के लेखक है। पूरा नाम इनका क्या है, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति। शिक्षा पाठ के जो लेखक है जे कृष्णमूर्ति, इनका पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन, 2009 से क्वेश्चन उठाइए और 2023 तक के क्वेश्चन में जाएगा, पूरा आपको मिल जाएगा कि कितना बार पूछा गया। और ये सब का पीडीएफ जो है 2009 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चन, ये सब पीडीएफ को किस तरह से लेना है, ये सब आप लोगों को ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चाहें तो चैनल के होम पेज पर जैसे जाएगा उसमें आपको डिटेल में बता चुके हैं आपको पीडीएफ किस तरह से लेना। आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े ना, तो आप लोग उस पीडीएफ को लेकर अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, हिंदी में आपसे एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं। समझ गए। उसमें आपको ये 2009 से लेकर के 2023 तक का सब क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। समझ गए। तो जो लेखक हैं शिक्षा पाठ के, उनका नाम है जे कृष्णमूर्ति, उनका पूरा नाम है, पूछा जाएगा कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। शिक्षा पाठ के जो लेखक है उनका पूरा नाम क्या है, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति। शिक्षा पाठ के लेखक जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। अब जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था, तो 12 मई 1895 को जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था। निधन कब हुआ था, तो 17 फरवरी 1986 को जे कृष्णमूर्ति का निधन हुआ था। जो कि हुआ कहाँ पर था, तो उजय कैलिफोर्निया में निधन हुआ था। किनका, तो जे कृष्णमूर्ति का। समझ गए। और ये याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था, उजय कैलिफोर्निया में। उसका इनका जन्म स्थान की बात करें तो मदनपल्ली चित्तूर, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहां पर जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था। माता का नाम था इनका सजीवम्मा और इनके पिता का नाम था नारायण जिद्दू। इनकी कृति की बात करें तो इनकी कृति भी बहुत सारी है, लेकिन बहुत सारा नहीं याद रखना। द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, तो द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम जो है ये जे कृष्णमूर्ति की कृति है। ये तो हो गया आपका जो लेखक थे जे कृष्णमूर्ति, उनके बारे में। अब देखिए, अब बात करते हैं कि एक दो जो है इस निबंध से के बारे में अंदर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो देख लीजिए। लीड वेटर आपसे पूछा जाएगा, लीड वेटर जे कृष्णमूर्ति को किस रूप में देखते थे, तो विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे लीड वेटर जे कृष्णमूर्ति को। और 10 वर्ष की अवस्था में इनकी मां की मृत्यु हो गई थी। ये आपसे पूछा जाएगा कि जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे, तो इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, तो ये 10 वर्ष के ही थे। इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो चैप्टर लास्ट है हमारा 13 चैप्टर शिक्षा शास्त्र भी और निबंध भी है, जिसके कि लेखक है जे कृष्णमूर्ति। और जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति, जिनका कि जन्म हुआ था 12 मई 1895 को। निधन हुआ था इनका 17 फरवरी 1986 को, जो कि हुआ था उजय कैलिफोर्निया में। जन्मस्थान इनका मदनपल्ली चित्तूर, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। माता का नाम इनका सजीवम्मा, पिता का नाम है नारायण जिद्दू। इनकी कृति है द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम, और इनके लीड वेटर जो थे, या पूछा जाएगा कि विश्व शिक्षक के रूप में जे कृष्णमूर्ति को कौन देखते थे, तो लीड वेटर देखते थे। या फिर पूछा जाएगा कि लीड वेटर जे कृष्णमूर्ति को किस रूप में देखते थे, तो विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। और 10 वर्ष की जब अवस्था में थे जे कृष्णमूर्ति, उसी समय इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। और यहाँ तक क्या आपका कंप्लीट होता है, तो चैप्टर 13 आपका पूरा कंप्लीट होता है, यानी कि आपका पूरा गदखंड कंप्लीट होता है। पूरा यहाँ तक आप लोग याद कर लिए तो आपका 15 नंबर कहीं नहीं जाने वाला हिंदी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। समझ गए। गदखंड में जो भी क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में लेखक परिचय से, वो यहीं से आएगा। एक दो क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा था, जो बुक के जैसे कहानी के अंदर से आता है, वो सभी आपको बता चुके हैं। एक तो क्वेश्चन आपका छूट गया, हाँ छूट गया आपका पलटन का, जैसे विदूषक कौन था, ये क्वेश्चन सभी पूछा जाएगा। जैसे उसने कहा था जो कहानी है उसके में से पूछा जा सकता है। उसने कहा था जो कहानी है उसमें से पूछा जाएगा कि पलटन का विदूषक कौन था, तो वजीरा सिंह था। याद रखिएगा, एक दो बता ही देते। पलटन का विदूषक कौन था, तो वजीरा सिंह था। उसने कहा था कहानी का नायक कौन था, तो लहना सिंह था। ये दो आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट, चैप्टर 2 कंप्लीट, चैप्टर 3 भी आपका कंप्लीट, चैप्टर 4 भी हाँ बता दिए थे, चैप्टर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। हाँ, एक और चीज आपको नहीं बताया कि नर और नारी जो है, ये नर जो है, नारी जो होती है जब पुरुष का रूप ले लेता है तो वो क्या बन जाती है, तो महात्मा बन जाती है। मतलब नारी जब पुरुष का रूप ले लेती है वो क्या बनती है, राक्षसी बन जाती है। और जब पुरुष जो है वो नारी का रूप ले लेता है तो महान बन जाता है। ये किसने कहा था, तो ये प्रेमचंद ने कहा था। ये रामधारी सिंह दिनकर ने नहीं कहा था। क्या कहा था, याद रखें। सिंपल में आपको बताते हैं, जब पुरुष जो होता है ना, वो नारी का गुण लेता है तो महान बन जाता है, लेकिन नारी जब पुरुष का गुण ले लेती है तो राक्षसी बन जाती है। ये प्रेमचंद ने कहा था। अब चैप्टर 4 में से भी सब क्वेश्चन आपको बता दिए, चैप्टर 5 से भी हाँ बता देते, महेश्वर और मालती वाला, उसका बच्चा वाला सब बता दिए, टीटी के बारे में। चैप्टर 6 से भी आपका सब बता देते हैं। चैप्टर 7 से भी हो गया, चैप्टर 8 भी हो गया, 9 भी हो गया, 10 भी हो गया, 11, 12 हाँ 13, यहाँ तक आपका पूरा कंप्लीट हो गया। समझ गए। अब क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो क्वेश्चन यहीं से आएगा, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा। तो पूरा आप लोग कंप्लीट कर लिए तो आपका पूरा कंप्लीट हो गया। और इस सब का पीडीएफ आप लोग किस तरह से लेना वो भी आपको बता देते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपका पूरा पहले ही बता चुके हैं। सब वीडियो का लिंक, ऑब्जेक्टिव का वीडियो का लिंक, सब्जेक्टिव का वीडियो का लिंक, 5 नंबर वाला क्वेश्चन का वीडियो का लिंक, 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन का वीडियो का लिंक, सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर आप लोग चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। और आप लोग चाहते हैं कि सब काम पीडीएफ ले, हम लोग पीडीएफ से ही पढ़ेंगे या और अच्छे से, जैसे 2009 से लेकर 2023 तक का जितना भी पीडीएफ है, या जितना भी चैप्टर फर्स्ट जो बातचीत है वहाँ से लेकर के गाँव का घर जो कविता वहाँ तक के जितने चैप्टर, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग लेना चाहते हैं तो भी आप लोग ले सकते हैं। जो भी आपका देखिए
अगर आप लोग आर्ट्स या साइंस वाला स्टूडेंट होंगे, साइंस वाला स्टूडेंट का भी कोई एग्जाम हिंदी और इंग्लिश का नहीं हुआ है, तो अगर आप लोग साइंस या कॉमर्स वाले बच्चे होंगे तो आप लोग ले सकते हैं दो जी आपका जो भी दो हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट है इस दोनों का पीडीएफ। लेकिन अगर आप लोग आर्ट्स वाले स्टूडेंट होंगे तो आपका जो एक दो एग्जाम हो गया और जो भी एग्जाम बचा हुआ, चाहे आपका 3 एग्जाम बचा हो, 4 एग्जाम बचा हो, या जो जिसका 5 एग्जाम बताओ, तो लोग बच्चे जो होंगे 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ में आपको जो भी सब्जेक्ट होगा देख सकते हैं, 10 में से ही कोई आपका 5 होगा। इस पीडीएफ में आपको मिलेगा क्या क्या, तो इस पीडीएफ में आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे हिंदी की बात करते हैं, क्योंकि वीडियो देख रहे हैं तो हिंदी आपका सब्जेक्ट होगा ही। हिंदी में आपको 650 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ये जो 650 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको कर लेते हैं, यहीं पे आपको ये क्वेश्चन का एक तरह से थ्योरी बताएं और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा आपको इस पीडीएफ में। 650 ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन जो रहेगा, बातचीत चैप्टर फर्स्ट जो वहां से लेकर के लास्ट चैप्टर जो है गांव का घर कविता, वहां तक जितने भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन लिख दिया, नहीं, जो इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम 5 फरवरी और 7 फरवरी के लिए वही सब इस पीडीएफ में ऐड किए हैं। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और इंग्लिश में भी आपको 450 ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन से मिल जाएगा। या फिर भी आपका जैसे साइकोलॉजी बचाओ, जैसे होम साइंस बचाओ, म्यूजिक बचाओ, सोशियोलॉजी बचा ही हुआ है, उसके बाद और क्या बचा हुआ है, ये सब तो आपका हो गया। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री बचाओ, इस सब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। आप लोग भी चाहें तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। लेना किस तरह से, तो वो देखिए पीडीएफ का जो प्राइस है वो है ओनली 25 रुपीज। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं, आप लोग भी चाहें तो आप लोग भी ले सकते हैं। इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इस पीडीएफ का प्राइस इतना कम 25 रुपीज, 25 रुपये इतना कम इसी लेकर, ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकेगा। लेना किस तरह से, तो ये देखिए नंबर है 7903820891। इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसको आपको क्या करना है, 25 रुपया डाल देना, उसका स्क्रीनशॉट पे करके आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है। और जो भी आपका 500 होगा 500 बता दिया और इसका पीडीएफ जो आप लोग को मिल जाएगा। आशा करता हूं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो के साथ, जिसमें कि हम लोग काव्य खंड के जितने चैप्टर उसके जो भी लेखक उनका पूरा जीवन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।